हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो पार्ट 4 है स्टेट ऑफ मैटर का। चैप्टर 5वां है। कौन सी क्लास का? 11th क्लास का। मैं रेनू यादव और ये चैनल है आपका केमिस्ट्री विद यादव मैम। तो हमने प्रीवियस वीडियो में सारे लॉ डिस्कस कर लिए थे, जिसमें थे चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ था, इसके अलावा गैलुसेक का नियम था। ये सारे लॉ हमने डिस्कस कर लिए। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई हमने इतने सारे लॉ पढ़े हैं, ये किस लिए पढ़े हैं? अरे भाई इन सारे लॉज का जो है हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे और एक इक्वेशन निकालेंगे, और वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? आपके आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर जिसे हम आदर्श गैस समीकरण के नाम से जानते हैं। अब ये गैस तो समझ आया, ये आदर्श क्या चीज़ होती है? आदर्श, आइडियल आप में से हर किसी का आइडियल रहा होगा, कोई ना कोई आइडियल रहा होगा। आइडियल मीन्स क्या होता है? जिसमें कोई कमी ना हो, जो पूरी तरह से परफेक्ट हो। जैसे सपोज करें हम भगवान, इसमें कोई कमी नहीं है, वो सब मोह माया से दूर है, तो मतलब वो आइडियल है। या फिर कोई ऐसे महापुरुष जिनमें बहुत ज़्यादा खूबियाँ थी, जो इक्विवेलेंट है भगवान की, वो क्या है हमारे लिए? आइडियल है। या फिर आपके टीचर वगैरह जो भी आपके आइडियल हो सकते हैं। आइडियल हम किसको आइडियल मानते हैं? आइडियल हम उसको मानते हैं जिसके अंदर किसी तरह की कोई कमी ना हो। तो ऐसी गैस जो हर टेम्परेचर, प्रेशर पे इन चारों पांचों लॉ को क्या करती हो? फॉलो करती हो, क्या कहलाएगी? आदर्श गैस। पर क्या रियल में ये संभव है? क्या वास्तव में ये संभव है? नहीं, वास्तव में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं हो सकती। किसी में कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। तो जो एग्जिस्ट कर रही है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी रियल, क्योंकि वास्तव में वो एग्जिस्ट उसी फॉर्म में कर रही है। तो इस नेचर में जो पाए जाने वाली गैसेस है, कोई भी आइडियल नहीं होती है। वो आइडियल बिहेवियर शो कर सकती है, लेकिन होती वो रियल गैस है। पर फिर भी हम एक आइडियल गैस इक्वेशन करेंगे, क्योंकि इसी से लमसम हम उसका बिहेवियर चेक करेंगे कि उसका बिहेवियर आइडियल से कितना डेविएट है। तो देखते हैं। बॉयल्स नियम हमने पढ़ा था। बॉयल्स नियम हमने क्या पढ़ा था? P व्युत्क्रमानुपाती है 1/V के। चार्ल्स नियम क्या पढ़ा था? ये बॉयल्स नियम था। चार्ल्स नियम हमने पढ़ा था कि जो V है वो अनुक्रमानुपाती है T के। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? गैलुसेक का नियम। गैलुसेक का नियम पढ़ा था P अनुक्रमानुपाती T है। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम कहता है V अनुक्रमानुपाती N। ये चार लॉ हमने पढ़े थे। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इन चारों का क्या करेंगे? हम कॉम्बिनेशन करेंगे। तो हमारे पास एक जो इक्वेशंस निकल के आती है कॉम्बिनेशन से, वो देखते हैं। वो है V अनुक्रमानुपाती N T डिवाइडेड बाई P। यानी ये जो इक्वेशन है, ये इन सभी चारों लॉ को क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। क्यों? V अनुक्रमानुपाती N है, V अनुक्रमानुपाती T है, V समानुपात T है, और जो V है 1/P के क्या है? व्युत्क्रमानुपात है। यानी ये चारों के चारों नियम इतनी छोटी सी इक्वेशंस में फॉलो हो रहे हैं। और हमें पता है जब भी किसी कांस्टेंट को हटाते हैं, हमारे पास क्या आता है? मतलब किसी भी समानुपात को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा, V = nRT/P। यहाँ पे आया R। इसे कहते हैं गैस कांस्टेंट। चूँकि ये सभी गैसेस पे अप्लाई होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक गैस नियतांक के नाम से भी जाना जाता है। तो R क्या आया हमारे पास? गैस कांस्टेंट। ओके, तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी आई है? PV = nRT। P को मैं उधर ले जाऊं तो PV = nRT। ये जो इक्वेशन आई है, ये है आदर्श गैस समीकरण। यानी किसी भी ताप और दाब पर कोई भी जो गैस है जो आदर्श है,
वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, यानी उन चारों लॉ को वो क्या करेगी, फॉलो करेगी। अब बात करते हैं कि दो गैस दे दी, वो उसमें n और r, आप r कांस्टेंट है, n समान मात्रा ले ली, तो उसी तरह से P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2, इस तरह से बनेगा। अगर दो कंडीशंस दी हुई, इसमें से आपको 5 वेरिएबल्स के आंसर मतलब दिए होंगे वैल्यूज़, और एक वैल्यू आपको निकालनी है। अगर क्वेश्चंस अराइज हो तो इस फॉर्मूले पे आएगा। अब क्या है, आर की हम इकाइयाँ निकालते हैं। आर की इकाइयाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं और बहुत बार यूज़ आती है ये जो आर की इकाइयाँ हैं वो। तो यूनिट्स ऑफ आर यानी यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, हमारे पास इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हमें किसी की इकाई निकालनी है तो उसे सेपरेट कर लेते हैं, तो आर इज इक्वल टू हो गया पी वी डिवाइडेड बाई एन टी। ठीक है, वैसे तो हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, पी वी इज इक्वल टू वर्क होता है, नहीं तो अगर आप इस वे से नहीं जा रहे तो देखो पी क्या होता है, पी होता है बल गुणा बल बटा एरिया, पर यूनिट एरिया फोर्स जो होता है वो प्रेशर होता है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया गुना लेंथ, और नीचे क्या है एन और टी, ए से ए कैंसिल आउट हुआ, फिर क्या आ रहा एफ इंटू एल एन इंटू टी। एफ इंटू एल क्या कहलाएगा, वर्क डिवाइडेड बाई एन टी, ये हुआ। वर्क की इकाई क्या होती है, जूल, एन की इकाई क्या होती है, मोल, ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, टी की इकाई होती है केल्विन, तो केल्विन इनवर्स। इस तरह से हमारे पास किसकी इकाई आई है, आर की इकाई यही है कि उसकी होती है जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। सपोज करो ये हमें पीवी से ही निकालनी है हमें, तो पी अगर एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है और वी हमें 1 लीटर दिया हुआ है, टेम्परेचर हमें टी जो है 273 केल्विन दिया हुआ है, तो आर का मान कितना आता है, तो आर का मान आता है 0.0821 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। पर अगर एसआई मात्रक निकाले या एसआई स्टैंडर्ड मान हम इसका निकालें तो P जो है पास्कल में लिया जाएगा, V जो है लीटर जो है मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा, 22.7 इंटू 10⁻³ लिया जाएगा, और P का मान लिया जाएगा 10 इंटू 10⁵ N 1 मोल, या T जो लिया जाएगा 273.15 केल्विन लिया जाएगा। तब हमारे पास जो वैल्यू आती है SI के अंदर वो आती है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये हमने एटमॉस्फेयर में लिया है तो जूल नहीं लगाएंगे यहाँ पे हम लगाएंगे एटमॉस्फेयर और मीटर क्यूब या लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। उसी तरह से अगर मुझे इसे कैलोरी में चेंज करना हो तो इसमें किसका भाग देंगे, 4.2 का भाग देंगे, तो कैलोरी में इसकी वैल्यू जो आती है लमसम 2 आती है, 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इस तरह से हमने देखा आर की इकाइयाँ किस तरह से होती है, और ये इसके जो मान होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस, क्योंकि वो क्या होता है क्वेश्चंस में आपको दिया होता है आर की इकाइयाँ, या जिस वे से उसने पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमें आर की वैल्यू रखनी है। उसने कैलोरी में पूछा है, उसने जूल में पूछा है, उसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है उसमें पूछा है, किस टर्म में उसने पूछा है, फिर हम इसकी वैल्यूज़ रखते हैं। ठीक है, इस तरह बात हुई आइडियल गैस इक्वेशंस की। अब जो मोलर मास है या प्रेशर है वो डेंसिटी से किस तरह से इफेक्टेड होता है वो देखते हैं। अब इसमें हम रिलेशन देखते हैं डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसेस इक्वेशन, कि डेंसिटी और मोलर मास के बीच में क्या इक्वेशंस है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन क्या है, मोल है, और मोल क्या होता है, मतलब गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है। उसकी जगह एन की जगह मैं ये रख दूँ। अब V को इधर ले जाऊं, W बाय V, RT बाय M।
और ये WIV क्या है, ये डेंसिटी है। क्यों, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है, तो ये है हमारे पास डेंसिटी। तो ये क्या आ गया, dRT/m, और ये आ गया P। तो D हमारे पास क्या आई यहाँ से, या M यहाँ से हमारे पास क्या आया, dRT/P। इस तरह से हम किसी भी गैस इक्वेशन में मास और डेंसिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा आज आइडियल गैस इक्वेशंस कैसे अराइज होती हैं उन 4 लॉ से, और मोलर मास डेंसिटी से किस तरह से रिलेशनशिप में है, उसके साथ क्या रिलेशन है वो हमने डिस्कस किया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ एंड देन फर्दर काइनेटिक थ्योरी और उसके पोस्टुलेट्स।